कभी सोचा है कि एक मामूली सा आलू चिप्स के एक महंगे पैकेट में कैसे बदल जाता है, या फिर जंगल का एक लट्ठा हमारे घर के खूबसूरत फर्नीचर में? आज हम इसी बदलाव के पीछे के जादू को समझने वाले हैं कि कैसे कच्ची चीजों में वैल्यू जोड़ी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है एक साधारण आलू जिसकी कीमत शायद कुछ रुपए किलो होगी, और दूसरी तरफ है चिप्स का एक पैकेट जो कहीं ज्यादा महंगा है, जबकि उसमें आलू तो बस जरा सा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बीच में आखिर होता क्या है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो एक मामूली आलू को इतने कीमती स्नैक में बदल देती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है खेत से दुकान तक का ये सफर। यही वो जगह है जहां असल में सारा जादू होता है, जहां एक कच्चा माल एक तैयार प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम सब जानते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस बीच वाली प्रक्रिया का एक खास नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज या द्वितीयक क्रियाएं। ये वो प्रोसेस हैं जो किसी भी कुदरती कच्चे माल को एक ज्यादा कीमती फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल देती है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या लकड़ी से फर्नीचर बनाना। अच्छा, तो ये बदलाव काम कैसे करता है? वो क्या चीज है जो एक आम को एक स्वादिष्ट अचार में बदल देती है और साथ ही उसकी कीमत भी बढ़ा देती है? आइए इस बनाने के जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, कच्चे आलू और चिप्स की कीमत में जो इतना बड़ा अंतर है वो ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है जिसे कहते हैं वैल्यू एडिशन या मूल्यवर्धन। ये वो प्रक्रिया है जो कच्चे माल में कुछ वैल्यू जोड़कर उसे और कीमती बना देती है। अब ये वैल्यू एडिशन कोई जादू की छड़ी से नहीं होता। इसके 4 जरूरी हिस्से होते हैं। आप किसी कच्चे माल से शुरू करते हैं, फिर उसमें कुछ जरूरी इनपुट्स डालते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरते हैं और आखिर में जाकर एक कीमती प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ये जरूरी इनपुट क्या हैं? चलिए वही अचार वाला उदाहरण लेते हैं। अचार बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन से मसाले डालने हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए, शायद अचार को सुखाने या पाक करने का कोई तरीका। कैपिटल यानी पैसा चाहिए, मसाले और जार खरीदने के लिए। और हाँ, लेबर यानी मेहनत तो चाहिए ही ये सब करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चीजें बनती कैसे हैं, पर सवाल ये है कि वो बनती कहाँ हैं? क्योंकि बनाने का जो पैमाना है यानी स्केल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हर इंडस्ट्री एक जैसी नहीं होती है ना। हम उद्योगों को उनकी साइज, उनमें लगे पैसे और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग-अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे घर पर अचार बनाना, जहां परिवार के लोग ही हाथ के औजारों से काम करते हैं। बीच में आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटी वर्कशॉप या फैक्ट्री में मशीनों का इस्तेमाल करती हैं। और फिर आती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे एक बहुत बड़ी कार फैक्ट्री जहां एडवांस्ड रोबोट्स, हजारों स्किल्ड एक्सपर्ट्स और बहुत सारा पैसा लगता है। अच्छा, साइज तो एक तरीका हो गया इंडस्ट्रीज को समझने का। एक और तरीका है ये देखना कि वो किस तरह का कच्चा माल इस्तेमाल करती हैं। चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्रीज कितनी अलग अलग चीजों पर निर्भर करती हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 40% इंडस्ट्रीज खेती बाड़ी पर आधारित हैं, लेकिन मिनरल्स, केमिकल्स, जंगल और जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। जैसे चीनी और कपड़ा उद्योग एग्रो बेस्ड है, चमड़े का सामान और ऊनी कपड़े एनिमल बेस्ड, और लोहा, स्टील और सीमेंट जैसी भारी भरकम चीजें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनती हैं। हर कैटेगरी अपने आप में एक पूरी सप्लाई चेन है। तो हमने ये देख लिया कि क्या बनता है, कैसे बनता है और कहाँ बनता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, इन इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है? इन्हें चलाता कौन है? मोटे तौर पर ओनरशिप के 2 मॉडल होते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर, जहां मालिक सरकार होती है और मकसद होता है लोगों की सेवा करना, और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, जहां मालिक कोई व्यक्ति या कंपनी होती है और उनका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता है, जॉइंट सेक्टर। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाती हैं। इसमें दोनों की ताकत का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अलग और मॉडर्न तरह की इंडस्ट्री की, जो पुराने सारे नियम तोड़ देती है।
एक ऐसा कारखाना जो किसी एक जगह से बंधा हुआ नहीं है। इन्हें कहते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज या स्वच्छंद उद्योग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये आज़ाद हैं। ये किसी खास कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये उन कंपोनेंट पार्ट्स पर चलते हैं जो दुनिया में कहीं से भी मंगाए जा सकते हैं। आमतौर पर इनसे प्रदूषण भी कम होता है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कंप्यूटर असेंबल करना। सोचिए, प्रोसेसर किसी एक देश में बन रहा है, रैम दूसरे देश में और हार्ड ड्राइव कहीं और। ये फुटलूज इंडस्ट्री बस इन सभी हिस्सों को एक साथ लाकर जोड़ देती है। तो ये बनाने से ज्यादा जोड़ने का काम है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तेजी से एआई, ऑटोमेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ रही हैं, क्या भविष्य के ज्यादातर कारखाने इसी फुटलूज मॉडल पर चलेंगे? इस नई दुनिया में आने वाले कल का कारखाना आखिर दिखेगा कैसा? इस पर सोचिएगा जरूर।